प्यारे बच्चों, शुभ दिन। बच्चों, हम प्रश्नावली 3.2 कर रहे थे। हमने 18वां सवाल किया था। इसका 16 काफ़ी लंबा प्रश्न था। 17वां 18वां हर प्रश्न जरा एक नया तरीके का प्रश्न है, इसलिए आप इसके सभी प्रश्न कर लीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 19 का ए देखते हैं। ये कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम जो बांड है उस पर ये 5% वार्षिक और द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा हमें ये निर्धारित करना है कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए हम किस प्रकार बांटें, जिससे व्यापार संघ को जो प्राप्त कुल वार्षिक आय हो। इसमें दो प्रश्न हैं। ए 1,800 रुपये ब्याज प्राप्त हो और बी 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त हो। आइए हल करते हैं इसे। कुल धन कितना है? कुल धन है 30,000 रुपये। प्रथम निवेश, तो अभी 30,000 को हम दो भागों में बांट लेंगे। तो माना जो प्रथम निवेश है या प्रथम भाग है ये x रुपये है, तो जो दूसरा निवेश होगा या दूसरा भाग होगा ये हो जाएगा 30,000 ऋण x रुपये। तो पहले निवेश पर जो ब्याज होगा वो कितना है? वो है 5%, यानी 5/100। इसे हम लिख सकते हैं 0.05। दूसरे निवेश पर जो ब्याज है वह है 7%, इसे हम लिख सकते हैं 7/100। ये हो गया बराबर 0.07। तो जो निवेश से हमारा आव्यूह बनेगा ये पंक्ति रूप में बनेगा। तो ए बराबर x 30,000 ऋण x, यानी जो आव्यूह ए बराबर आव्यूह x 30,000 ऋण x, यानी एक ही पंक्ति, इसमें दो स्तंभ है। अब ब्याज आव्यूह हमारा जो बनेगा वो स्तंभ रूप में बनेगा। तो ब्याज आव्यूह r बराबर 0.05 और 0.07। ये क्या है? स्तंभ रूप में है, यानी दो पंक्तियां हैं इसमें और एक स्तंभ है। लेकिन ये कुल ब्याज बोल रहा है 1,800 रुपये, परंतु प्रश्नानुसार जो कुल ब्याज होगा वो होगा ए आर, यानी ए गुणा गया आर। ए क्या है? ए है आव्यूह x 30,000 ऋण x। पहला अवयव x है, दूसरा अवयव 30,000 ऋण x है, गुणा गया आव्यूह 0.05 पहला अवयव और 0.07 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। इनमें गुणा करेंगे हम। x का जो संगत अवयव है 0.05 है और 30,000 ऋण x का जो संगत अवयव है ये 0.07 है। गुणेंगे कितना हो जाएगी इसमें जो। लेकिन प्रश्नानुसार जो ब्याज है कुल वो कितना है? भाग ए में 1,800 रुपये है, तो हमारा हो जाएगा x गुणा गया 0.05 धन कोष्ठ में 30,000 ऋण x गुणा गया 0.07 बराबर 1,800 रुपये। गुणा के अंदर तो यह आया 0.05x ऋण 0.07x धन 2,100 बराबर 1,800। अब हम क्या करेंगे? 2,100 को RHS में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x गुणा गया 0.05 ऋण 0.07 बराबर 1,800 ऋण 2,100। तो ये आ गया ऋण 0.02x बराबर ऋण 300। तो हमारे यहाँ से हमारे पास x का मान निकल के आ गया 300 बटे 0.02। तो ये x का मान निकल के आया 15,000 रुपये। तो यदि x 15,000 है तो जो दूसरा भाग होगा या दूसरे जो निवेश होगा वो होगा 30,000 ऋण 15,000, ये भी 15,000 रुपये है। तो हमें 1,800 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बांड पर 15,000 रुपये का निवेश करना पड़ेगा। तो बच्चों ये पहला भाग हुआ था। इसका जो बच्चों जो इसका दूसरा भाग है यानी 19 का जो बी वाला भाग है उसमें ये कह रहा है कि जो ब्याज की राशि है वो अगर 2,000 प्राप्त हो, फिर जो बांड में निवेश है वो कितना कितना होगा। तो ये 19 का बी वाला भाग है। तो आइए दूसरा भाग भी कर लेते हैं।
तो ये बोल रहा है यदि कुल वार्षिक ब्याज 2000 रुपये है, तो ये बोल रहा है ए गुणा गया आर बराबर 2000, किंतु ए आर का मान कितना है, ये है ए का मान आयु एक्स गुणा गया एक्स 30,000 ऋण एक्स, पहली ए की पंक्ति है, गुणा गया आयु 0.05 और 0.07, एक स्तंभ है, दो पंक्तियां हैं, वही 0.05 का संगत एक्स है और 30,000 ऋण एक्स का संगत 0.07, आई गुणा करते हैं तो ये हो गया 0.05 एक्स धन 0.07 गुणा गया कोष्ठ में 30,000 ऋण एक्स बराबर 2000। सरल किया तो ये निकल के आया है एक्स कोष्ठ में 0.05 ऋण 0.07 धन 2100 बराबर 2000। तो है एक्स बराबर एक्स गुणा गया ऋण 0.02 बराबर 2000 ऋण 2100। ये निकल के आया है एक्स गुणा गया ऋण 0.02 बराबर ऋण 100। तो एक्स का मान हमारे पास निकल के आया है 100 बटे 0.02। इसे हल किया तो ये हुआ 10,000 बटे 2, यानी एक्स का मान निकल के आ गया 5,000 रुपये। तो जो पहला निवेश है यानी पहले बांड पर जो खर्च करे व्यापार संघ वो करे 5,000 रुपये, तो दूसरा भाग कितना हुआ, ये हुआ 30,000 ऋण एक्स, तो ये निकल के आया 30,000 ऋण 5,000 बराबर 25,000 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त करने हेतु हमें 30,000 को दो भागों में विभक्त करना होगा, जिसका पहला भाग होगा 5,000 रुपये, दूसरा भाग होगा 25,000 रुपये। आइए इसका 3.2 का अंतिम प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 21 बहुवैकल्पिक प्रश्न है, इसमें दो प्रश्न हैं, एक प्रश्न मैं कर रहा हूँ, एक प्रश्न आप करेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, यह है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई की परिभाषित होने के लिए एन कॉमा के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। दिया है, पहला उत्तर दे रखा ए के बराबर 3 पी बराबर एन, दूसरा उत्तर बी दे रखा के स्वच्छ है और पी का मान 2 है, सी बराबर है पी स्वेच्छ है और के का मान 3 है, डी बराबर है के बराबर 2 और पी बराबर 3। आइए हल करते हैं। यह है पी वाई प्लस डी वाई में, पी वाई में आप भी जानते हैं कि पी वाई की कोटि क्या है, पी गुणा गया के है, और वाई की कोटि कितनी है, ये है 3 गुणा गया के, ये दे रखा हमें पहले से शुरुआत में। तो पी वाई संभव कब होगा, यानी पी में वाई का गुणा कब संभव होगा, जब पी के स्तंभों की संख्या वाई की पंक्तियों की संख्या के बराबर आएगी। तो पी के स्तंभ कितने हैं, इसमें के है, और वाई की जो पंक्ति की संख्या कितनी है, 3 है, तो ये हो गया के बराबर 3। तो पी वाई की जो कोटि होगी पी गुणा गया के बराबर पी गुणा गया 3 होगी। तो डब्ल्यू वाई संभव होने के लिए डब्ल्यू की जो कोटि है वो 3 गुणा गया 3 की होनी चाहिए, और वाई की जो कोटि है वो होनी चाहिए 3 गुणा गया के की। तो डब्ल्यू के स्तंभ या बराबर वाई की पंक्ति बराबर 3 आ गया। तो डब्ल्यू वाई की जो कोटि होगी ये होगी एन गुणा गया के का मान कितना है, ये बराबर एन गुणा गया 3 है। तो हम कह सकते हैं, अब आपको मालूम है कि पी वाई में और डब्ल्यू वाई में योग की क्रिया यानी पी वाई धन डब्ल्यू वाई ये कब होगी, ये होगी जब ये समान कोटि के होंगे। तो हम कह सकते हैं पी गुणा गया 3 बराबर एन गुणा गया 3। इससे सिद्ध होता है कि पी बराबर एन होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आया कि पी वाई डब्ल्यू वाई के लिए पी बराबर एन होना चाहिए और के बराबर 3 होना चाहिए। तो पी बराबर एन, के बराबर 3 या के बराबर 3, पी बराबर एन, इसका उत्तर है विकल्प ए सही है। तो बच्चों इसी प्रकार जो प्रश्न नंबर 22वां है वो भी इसी प्रकार का प्रश्न है। ओके बच्चों।